हाँ चलो चाचा ध्यान देना। अरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे कार्नोट इंजन, बेटा आप कंप्लीट कर दिए चैप्टर। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर है, आराम से सुनिए। कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर है और फिर ये कंप्लीट। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कार्नोट इंजन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सुनिएगा ध्यान से। कार्नोट इंजन के अंदर मैंने कल आपको समझा दिया था। देखिए बेटा कार्नोट इंजन में, प्लीज सुनिए, कार्नोट इंजन में कहानी बहुत ही सिंपल है बेटा, प्लीज। अच्छा देखिए कार्नोट इंजन में अब कहानी बहुत ही सिंपल है। कल मैंने पीवी डायग्राम इसका बनाया था पीवी डायग्राम। अच्छा बताइए, अगर ये गैस का इनिशियल स्टेट है ए, यहाँ प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है TH, H फॉर हाई। बताइए बेटा यहाँ पर पहले कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी बताइए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा आइसोथर्मल में प्रेशर बीट हो गया, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर P3, V3 और टेम्परेचर सिंक के बराबर T है। फिर कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, जल्दी बताइए। आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक, ये है ना एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा है, अब यहाँ पर बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस है, हम देख पा रहे हैं, यानी कार्नोट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। आराम से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब इसमें जरा गौर से देखिए, ये जो है कार्नोट इंजन को कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं। कार्नोट इंजन इज ऑल्सो नोन एज द कार्नोट साइकिल। ध्यान रखिएगा, कार्नोट साइकिल बोलते या कार्नोट इंजन बात एक ही है। अब बेटा ए से बी को देखो, यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है, तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। तो हम यहाँ पर P1 V1 बराबर P2 V2 लिखेंगे। ये सही है? अच्छा फिर ध्यान दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ B से C कौन सा प्रोसेस है बेटा? एडियाबैटिक। क्या PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट? तो देखिए P2 V2 गामा बराबर P3 V3 गामा। बोलो सही लिख रहा हूँ? यहाँ पर P2 V2, यहाँ P3 V3। PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छा फिर ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। P1 V1 बराबर P2 V2, तो P3 V3 बराबर क्या होगा? P4 V4 गामा। ऐसा गामा नहीं आएगा ना, हाँ ये तो आइसोथर्मल है ना। अच्छा फिर ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? एडियाबैटिक। PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट P4 V4 गामा बराबर P1 V1 गामा। अब एक काम करते हैं, चारों इक्वेशन देख रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो P1 V1 इंटू P2 V2 गामा इंटू P3 V3 गामा इक्वल टू इंटू P4 P4 गामा इक्वल टू, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, P2 V2 इंटू P3 V3 गामा इंटू P4 V4 इंटू P1 V1 गामा। क्या P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 कट जाएगा, इधर बचेगा V1 इंटू V2 गामा इंटू V3 इंटू V4 गामा इक्वल टू V2 इंटू V3 गामा इंटू V4 इंटू V1 गामा। मैंने क्या करा? सबको मल्टीप्लाई करा, तो P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 हो तो कट गया, बचेगा ये। अब एक काम करो बेटा, देखो V1 को उठा के इधर करो, V1 V1 एक साथ, V2 V2 एक साथ, V3 V3 एक साथ, V4 V4 एक साथ। चलिए पहले V2 को देखते हैं। V2 गामा, ये V2 उठा के नीचे लाएंगे, नीचे आएगा डिवाइड में, ऊपर जाएगा गामा माइनस में। V4 गामा, V4 इधर है, नीचे डिवाइड में लाएंगे गामा माइनस 1। V1 गामा, ये नीचे इधर है, नीचे आएगा डिवाइड में, ऊपर जाएगा -1।
V3 गामा, इधर से V3 डिवाइड में जाएगा -1, यहाँ भी गामा -1, यहाँ भी गामा -1, यहाँ भी गामा, पावर कट जाएगा। और V है कितना है बेटा, V2 इंटू V4 बराबर V1 इंटू V3। अगर मैं ऐसे लिखूं V1 अपॉन V2, देखो ये V2 इधर लाओ और V3 उठा के इधर, V4 अपॉन V3। अगर आप ये रिलेशन ध्यान से देखो बेटा तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सर ये वॉल्यूम अपॉन ये वॉल्यूम का रेशियो, ये वॉल्यूम अपॉन ये वॉल्यूम, जैसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला वॉल्यूम ऊपर, राइट वाला वॉल्यूम नीचे, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3, देखो सामने V1 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V3। आई बात समझ में? पहुंचो। अभी मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप लोग के जो डाउट्स थे इसमें केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिला करके जो भी है वो भी डाउट कराएंगे। कल भी फर्स्ट पोर्शन इसमें डाउट कर लेंगे, जो डाउट होना चाहिए वो सब डिस्कस हो जाएगा। फिर उसके बाद कल से ही हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है? संडे क्लास है, हीट ट्रांसफर संडे को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना? जैसे कि फिर मंडे को क्वेश्चन करा के वेव स्टार्ट कर लेंगे जी। नहीं संडे को सिर्फ और सिर्फ ये हीट वाला यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि मतलब ये रहेगा कि हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ टेस्ट के बाद कर लेंगे, पहले आप टेस्ट दे देना आपसे फ्रेश माइंड में, फिर उसके बाद खा लेना, डिनर कर लेना, उसके बाद फिर क्लासेस अटेंड कर लेंगे। गया हो गया बेटा? देखिए बेटा दो। अच्छा अब देखिए बेटा ध्यान से मेरी बात समझिए, यहां पर समझिए जो मैं बोल रहा हूं, इसको समझिए और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा एक बात ये समझिए, सब लोग ध्यान देना, सब लोग प्लीज ध्यान देना। ये आप पीवी डायग्राम हम बनाते हैं कार्नोट साइकिल में, जो कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखें तो आप क्वेश्चन बना देंगे, जो भी पूछेगा सारे सवाल बना सकते हैं, बशर्ते मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जो टेम्परेचर यहाँ वही टेम्परेचर हाई वाला, हाई टेम्परेचर पर पहले रखते हैं, सोर्स वाले प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, सोर्स वाले प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होता है। मान लीजिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स से, फिर हम एडियाबैटिक स्टैंड पे रखते हैं, एडियाबैटिक स्टैंड में ना हीट ले सकता है ना दे सकता है, और टेम्परेचर यहाँ पे TL हो जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, गैस जब एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, TL हो गया। यहाँ पर बेटा सिंक पे रखते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, पिस्टन नीचे आता है, गैस गर्म होती है, वो सिंक को एनर्जी भेजता है, यहाँ पर होता है हीट रिजेक्टेड, और फिर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर फिक्स रहता है। फिर हम उसमें सिंक से उठा के एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, गैस ठंडी है, पिस्टन अंदर दबाता है गैस को, गैस गर्म होती है और वापस वहीं पहुंच जाती है। ये बेटा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, इस प्रोसेस में एनर्जी सिंक को देता है। अगर मुझे यहाँ पर Q1 की वैल्यू बतानी है तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पर देखिए Q1, अगर आप ठीक से देखें तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब है, अगर मैं फ्लोट लगाऊं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो हम बोलेंगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, डेल्टा U 0। जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क डन हम लोग जानते हैं
2.303 है, nRT कर लेते हैं, nRT, T का टेम्परेचर जो कि pH है, ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। A से B तक गए, इस वॉल्यूम को मैंने V1 माना है और इस वॉल्यूम को मैंने V2 माना है, तो क्या लिखेंगे V2 ओवर V1, V2 ओवर V1। आराम से बेटा। अब यहाँ पर ये Q1 की वैल्यू है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यहाँ से यहाँ C से D में फ्लोट लगाऊंगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ हीट रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम, मैंने बोला था हीट रिजेक्ट होगा तो माइनस लिखते हैं, डेल्टा U 0 एंड वर्क डन माइनस ऑफ द Q1 इक्वल टू वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, nRTL ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनली कहाँ पर आ गए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम V4 है और यहाँ वॉल्यूम V3 है, तो यहां से यहां जा रहे हैं, फाइनल V4 है तो V4 अपॉन V3, ध्यान से आराम से, V4 फाइनल अपॉन इनिशियल। और अब यहां पर बेटा ये लॉग की प्रॉपर्टी, अगर ये V3 ऊपर V4 नीचे तो आगे माइनस लग जाता है, माइनस ऑफ द Q1 माइनस nRTL, तो ये ln V3 अपॉन V4, माइनस से माइनस खत्म, जो एनर्जी ये Q2 है, ये Q2 है, Q2 इक्वल टू nRTL ln V3 अपॉन V4। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करूंगा Q1 अपॉन Q2, तो आप अगर ठीक से देखें तो nR कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा ln वाला टर्म भी, क्योंकि V2 ओवर V1, जैसे लेफ्ट वाला वॉल्यूम ऊपर, सॉरी राइट वाला वॉल्यूम ऊपर, लेफ्ट वाला वॉल्यूम नीचे, तो V3 अपॉन V4 के बराबर होता है। जैसे V1 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V3, लाइक वैसे ही V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4। तो रेशियो में ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ओनली बचेगा TH और यहाँ बचेगा TN। इट इज वेरी क्लियर कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू द TH अपॉन TN, वेरी सिंपल। बोलो बात समझ में आई है ना, लिखो बहुत हाँ थोड़ा जल्दी। बिठा दे, हो गया। मिटाएं और हाँ 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 लिखा, चूंकि आगे माइनस भी लगाया, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ln x बाई वाई है
तो आप माइनस ऑफ द ln y by x लिख सकते हैं। अगर उल्टा करेंगे तो आगे माइनस लग जाता है। आराम से आराम से आराम से मिटा दो बेटा। अब यहां पर बेटा ध्यान से मेरी बात समझिए, हम लोगों को कार्नोट इंजन में ज्यादातर क्वेश्चन इफिशियंसी के आते हैं। सुनिए, अब जैसे अगर कभी बोलता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इफिशियंसी पूछा जाता है बेटा, आपको करना क्या है, सवाल बनाने से मतलब है, हमें तो क्वेश्चन बनाना है ना भाई, और बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल बनाना है। आप क्या किया करो, जैसे हीट इंजन में ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, वैसे ही यहाँ भी क्या सोच, बुराई क्या सोचने में, हम ये सोर्स मान लेंगे और ये TH है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करा, ये कार्नोट इंजन का एलिमेंट है, ये वर्क में कन्वर्ट करेगा, पिस्टन का ऊपर नीचे जाना वर्क डन है, और सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया। ध्यान देना, सिंक का टेम्परेचर TL है। सुनो बेटा सुनो, इस डायग्राम को हीट इंजन में पढ़े थे, तो कार्नोट इंजन भी तो एक प्रकार का हीट इंजन है, मेथड तो वही है, सोर्स से हीट लेगा, वर्क करेगा और कुछ अमाउंट सिंक को ट्रांसफर करेगा। ये हीट इंजन में भी है, कार्नोट इंजन में भी है, लेकिन यहाँ मुंडी को ऊपर करेंगे। अगर वर्क डन कहता है, बोलेंगे सर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, एक साइकिल कंप्लीट होगा तो टोटल चेंज इन एनर्जी विल बी 0, एकदम हीट इंजन की तरह चल रहा है। W प्लस Q2, वर्क डन कहेगा Q1 माइनस Q2, रुकना बेटा, बिल्कुल आराम से रुकना, वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। इफिशियंसी पूछेगा तो बोलेंगे इफिशियंसी का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलते हैं वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, जो कि Q1 into 100 है ना बेटा। तो यहाँ पर इफिशियंसी वर्क डन की वैल्यू कितनी आई, Q1 माइनस Q2, Q1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 into 100। अब सुनो बेटा, इफिशियंसी टेम्परेचर के टर्म्स में सुनो, अभी इफिशियंसी टेम्परेचर के टर्म्स में सुनो, तो देखिए इफिशियंसी टेम्परेचर के टर्म्स में अभी बताया, Q2 हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड Q1 हीट एब्जॉर्ब, तो अभी बताया था Q1 अपॉन Q2 बराबर TH अपॉन TL, अभी बताया था ना, जल्दी बताओ, अभी बताया था ना, Q1 अपॉन Q2 बराबर, देखो देखो कॉपी में है ना, अपन ऐसे याद रखते हैं, अपन ऐसे याद रखते हैं यार, Q1 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से ले रहा है, सोर्स से, सोर्स का टेम्परेचर क्या है TL, तो जहां पर Q2 है वो सिंक को दे रहा है, सिंक का टेम्परेचर कितना है TL, और Q1 क्या है, Q1 क्या है, यहां से हीट ले रहा है, कहां से हीट ले रहा है, TH से, तो TH लिख दो, इनटू 100 करोगे तो हमें परसेंटेज में इफिशियंसी मिल जाएगा, वेरी सिंपल। बढ़िया चाचा, बढ़िया, आराम से। सेक्शन सो गई है फाइनली, हाँ सो गई है, अब नहीं पढ़ने वाले, अब हो गया इसका, स्क्रीन पर आ गया मामला सेक्शन का, ठीक है सेक्शन। आराम से गेट, हाँ अरे रखी, आओ मिलके गेट बंद करें, आराम से, आराम से। हाँ अभी सेजन को एकदम बिल्कुल नींद आ रहा है, अब सेजन बोले कि अच्छा सेजन किसको पोस रही हो, नहीं जिन्हें इसके खिलाफ बिठा दिया, हो गया बेटा, बेटा शांत। तो इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज ईटा इक्वल टू 1 माइनस TL, व्हाट इज TL, सिंक का टेम्परेचर, L क्यों लिखा, लो टेम्परेचर, और TH मतलब सोर्स का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अच्छा क्या Q1 अपॉन Q2 बराबर TH अपॉन TL होता है, अरे होता है,
Q1 कहाँ से लिया? TH से। Q1 अपॉन Q2, तो Q1 कहाँ से? TH से, तो TH अपॉन TH। बात खत्म। क्या दिक्कत है याद रखने? केवी से पूछो क्या हाल हो रखा है बेचारों का, एकदम मन कर रहा है कि क्लास से जाए बाहर। मन कर रहा है बेटा? तेरी शक्ल देख के कोई भी बता देगा, चीख चीख के तेरी शक्ल कह रही कि भाई मेरी हालत खराब हो गई है। मिटा दे, हो गया बात, कोई बात नहीं। ये था कार्नोटीन। बोला समझ में आया बेटा? लिखिएगा रेफ्रिजरेटर। अरे 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 देखिए, रेफ्रिजरेटर जिसे हीट पंप भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलो कौन सा? हाँ बोलो, ये ई होता है। कोई नहीं, देखो ऐसा है कि हो जाता है, ऐसा है कि हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, छोड़ दो। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर बेटा नाम से क्लियर है, हीट पंप करता है। हीट पंप का मतलब है हीट को खींचता है। इसमें रेफ्रिजरेटर की मदद से हीट फ्लो करता है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो लिखिएगा हीट फ्लोज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर by the help of work done, अच्छा बेटा एक सवाल ये है, क्या हाई से लो में जाने में हीट को फ्लो करने कोई बाहर से वर्क करना होता है? नो। लेकिन लो से हाई जाने में वर्क करना पड़ता है। दैट इज इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। It works according to second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. हम अपना मुंडी कहाँ रखेंगे बेटा? ऊपर। ठीक है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, उससे हीट खींच के बाहर कमरे में फेंक देता है ना? यानी हीट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, और ये रेफ्रिजरेटर की मदद से होता है। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। मैं पहले से मिटा दूं, हीट हो या एसी हो, यही काम करता है। ठीक है, मिटाए? हाँ कर लो बात, कर लो। लिखो बेटा। अरे छोड़ दो, अरे लड़की छोड़। हाँ भाई, देखिए, देखो बेटा, अरे सुनो, अरे देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़, इधर ध्यान दो। यहाँ पर बेटा इसमें क्या होता है कि सिंक होता है, जो फ्रिज के अंदर जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं सिंक। दैट इज एट लो टेम्परेचर। यहाँ से बेटा हीट को खींचता है। अच्छा, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जो चैम्बर होता है उसमें कोई भी चीज रखते हैं, वो सिंक कहलाता है बेटा। उस चैम्बर से हीट खींचता है, यानी सिंक से हीट खींचता है बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। यानी कंप्रेसर डज सम वर्क, W वर्क करता है, जिसकी वजह से हीट खींच पाता है, और ये सारा का सारा एनर्जी बाहर रूम को दे देता है। रूम का मतलब उसे सोर्स कहेंगे, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है।
ये होता है बेटा रुकना मेरी बात सुनना, रुकना मेरी बात सुनना। यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कहेगा व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द कंप्रेसर। अच्छा एक चीज और, जितना हीट ये चैम्बर से सिंक से लेगा, रेफ्रिजरेटर अंदर से जितना हीट खींचेगा कमरे को ज्यादा एनर्जी देता है, कमरे को हीट ज्यादा दे देगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क भी Q1 के साथ एडअप होकर के फिर Q2 जाएगा। मतलब देखो वन साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस होता है डेल्टा U 0। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से Q1 एनर्जी यहाँ से लिया, W एनर्जी यहाँ से लिया, वर्क पर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, W एनर्जी लिया, और वो तब जाकर के कमरे को एनर्जी मिलता है Q2। इसीलिए बोलते बेटा अंदर से हीट कम खींचेगा, बाहर हीट ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द कंप्रेसर वो भी एडअप हो जाता है। पता चला अंदर से 1 जूल खींचा, बाहर 2 जूल दे दिया, पता चला अंदर कम ठंडा हुआ, बाहर ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, तो Q1 प्लस W बराबर Q2। वर्क डन अगर पूछा जाएगा तो Q2 माइनस Q1। पहले सुनिए, व्हाट इज Q1? द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक, सिंक से जितना हीट खींचा। व्हाट इज Q2? द हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स, यानी कमरा जो सोर्स है उसको कितना हीट दिया, दिस इज Q2। यहाँ पर बेटा वर्क डन पूछा जाएगा, हर चीज का मतलब इस ब्लॉक डायग्राम से दिख रहा है, हर चीज दिखने की जरूरत है। इस ब्लॉक डायग्राम को जो समझ गया, जो याद कर लिया, उसको भी क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पर बेटा हमें रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी नहीं पढ़नी होती है, हमें यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रुकिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा बीटा से। रुकिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, रुकिए रुकिए, पहले रुकिए, हाथ को रोकिए, ध्यान से सुनिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से रिप्रेजेंट करके इसका डेफिनेशन क्या सुनिए, हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन, यानी सिंक से हीट खींचने के लिए जितना यूनिट वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क डन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। अगर बोलते हैं यार नया नया रेफ्रिजरेटर आया तो उनका परफॉर्मेंस हाई है। परफॉर्मेंस हाई क्यों है? क्योंकि जरा सा ही वर्क होगा, हल्का सा ही वर्क होगा और हीट ज्यादा खींच लेगा। 1 जूल वर्क किया और 100 जूल का हीट खींच लिया, तो बोलते हैं परफॉर्मेंस इज 100। डे बाय डे रेफ्रिजरेटर साल दर साल परफॉर्मेंस कम होता है। एक टाइम पे कंप्रेसर 1 जूल को खींचने के लिए, 100 जूल को खींचने के लिए केवल 1 जूल वर्क करता था। 5 साल बाद फिर 2 जूल वर्क करेगा, तब जाके 100 जूल खर्च कर पाएगा, खींच पाएगा, तो यहाँ परफॉर्मेंस कम हो गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वर्क है। अच्छा बताइए बेटा, हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया, Q2 या Q1? सिंक से हीट खींचना है, लो टेम्परेचर से हीट खींचना है, सेकंड और थर्ड पे काम कर रहा है। फर्स्ट लॉ कहता है ये कहां से होगा भाई, हाई टू लो होना चाहिए, हां लो टू हाई जा रहा है, सिंक से हीट खींच रहा है Q1 और वर्क डन हो रहा है W। यहां पर बेटा बीटा बराबर Q1 और वर्क डन कितना है देखिए तो जरा। अब एक बात सुनिए, इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फार्मूले को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना है। देखो ऐसे लिखते हैं, Q1 कहां है भाई, Q1 क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड, कहां से, सिंक से, सिंक का टेम्परेचर T है, यानी Q1 TL से खींच रहा है TA। Q2 सिंक को सोर्स को दे रहा है TA माइनस TA। लो जी, एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। पहुंचो, ये दिख रहा है, बस कर दिया लड़का भी हाँ बढ़िया। अरे प्यासी और सेजल तो बचपन के दोस्त है भाई, बचपन के दोस्त है।
आराम से। बेटा हाँ भैया मिटाते हैं। तो ये समझ में आया बेटा? आराम से। अगर मुझसे कहे, एक सवाल आता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में रिलेशन। अरे भाई कोएफिशिएंट, अच्छा एक चीज और, एक सवाल आता है, कमरे में अगर फ्रिज लगा है, डोर खोल दें फ्रिज का, कमरा ठंडा है गरम? गरम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज जो है अभी साइड वॉल से हीट निकालता है। आगे का दरवाजा खोल देंगे तो हीट आगे से भी निकलेगा, तो कमरा वहां पर ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर हीट ज्यादा निकलेगा। बोलो क्लियर? इसीलिए बेटा यहाँ पर एक थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, इसमें नासा का दिमाग मत लगाइएगा, सीधा सीधा आंसर देखिएगा, कहाँ पर ही लिखा है कि रूम जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, वही आंसर दीजिएगा। नासा का दिमाग आप अपने मेडिकल कॉलेज में लगाइएगा, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। अच्छा देखिए, एक सवाल पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड इफिशियंसी। बीटा मतलब क्या होता है बेटा? बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, और ईटा मतलब एफिशिएंसी, और बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रिलेशन। अच्छा चलो, एफिशिएंसी का रिलेशन है 1 - TL अपॉन 100 पर परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में है। अब एक बात बताइए, बीटा इक्वल टू है TL अपॉन TL माइनस TL। हम सॉरी अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, TL से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, चलेगा? चलिए, TL अपॉन TL, या TH से डिवाइड करो, TH से डिवाइड करो। क्यों? अभी बता देता हूँ क्यों। आएगा TH अपॉन TH खत्म, TL अपॉन TH। अब खोपड़ी लगाओ, है तो ईटा का 1 - TL अपॉन TH, 1 - TL अपॉन TH की जगह क्या लिखेंगे? ईटा, और TL अपॉन TH की जगह TL अपॉन TH इधर आएगा, ईटा इधर, 1 - ईटा, 1 - ईटा अपॉन ईटा नहीं लिखेंगे। फैल गया रहा था, अरे फैल गया रहा था। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। हाँ सुनाई नहीं दिया? मिटा दे बच्चों। यशु और विवेक में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, जय भीम वाली दोस्ती हो गई है। मिटा दें? हाँ हाँ तो कर ले भाई, मिटा दो बेटा। चलिए अब यहाँ पर हम सवाल करते हैं, जरूरी सवाल। पहले तो जो बाहर पूछने आए थे वो पहले पूछ ले भाई, हाँ उनको तसल्ली मिल जानी चाहिए पहले। हाँ सवाल जो पहले पूछने आया तो सवाल पूछ ले, हाँ जान नहीं देंगे बस सवाल पूछेंगे। अरे अरे बिल्कुल दीदी, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल ये वाला। अच्छा बेटा, चाचा, अरे चाचा बात नहीं करो। देखो एक सवाल पूछा गया मेरे से, मैं
क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान देना, अरे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान देना, मेरी बातों को सुनो ना। If Cp and Cv are gram specific heats, अरे बाप रे, Cp and Cv are specific heats in gram। कितना बड़ा धोखा, क्या धोखा है? Cp और Cv तो मोलर हीट होता था, ये बोलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है। रुकना, आज रुकना हो बेटा। अब बोलता है then it is found that for हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस Cv A है और फॉर ऑक्सीजन Cp माइनस Cv इक्वल टू B है। होता है और बी में रिलेशन, ये तो धोखा होगा मुंडी पर। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर Cp माइनस Cv तो R होता है, A भी R है, B भी R है, A और B बराबर होगा। सृजन ने ऐसे ही सोचा था। अच्छा सुनिए सुनिए प्यारे उल्लू, प्यारे इधर इधर एक बात सुनो बेटा, Cp माइनस Cv में Cp और Cv मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, ये आपके साथ धोखा हो गया, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है। चलिए मैंने माना कि Cp डैश और Cv डैश मोलर हीट कैपेसिटी वो R के बराबर होता है। Cp डैश माइनस Cv डैश मैंने मान लिया मोलर हीट कैपेसिटी, तो Cp डैश माइनस Cv डैश R के बराबर है। और याद करिए मैंने मोलर हीट कैपेसिटी बराबर m into s बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करा था, m कैपिटल था मॉलिक्यूलर वेट, तो क्यों ना ऐसा करते Cp डैश की जगह मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp माइनस m इनटू Cv, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे लिखे Cp और Cv लिखते आपको बेवकूफ बनाने के लिए, बराबर R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होगा R बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं बोलूंगा सर A दरअसल R बाई m है और B भी दरअसल R बाई m। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 ग्राम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में होगा 32 ग्राम। A और B में रिलेशन पूछ रहा है, तो A अपॉन B R अपॉन 2 और R अपॉन 32, R से R कट गया, A बराबर 16 थी। ये देखें ये कहानी सृजन धोखा खा गए थे। जागो ग्राहक जागो, अब तो जाग जाओ, बहुत हो गया। बोलो ये सवाल समझ में आया? हाँ कौन सा? दिल्ली पुलिस यही है बेटा, दिल्ली पुलिस नहीं है। चाचा सुनिए, चाचा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोर से बोलिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो भी सुन लीजिए। उसे भी क्यों छोड़ूं? जोर से बोलो, उसे भी क्यों छोड़ूं? आ गया तो उस दिन आपको याद आएगा कि हाँ एक टीचर जिससे पढ़ना नहीं चाहते थे उसने बोला तो था कुछ। मिटा दे पहले, मिटा बेटा। एक चीज सुनिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट इधर देखिए। अरे दीदी देखो, ये जो काम की बात बता रहा हूं, अगर सवाल ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तुरंत बता देंगे, बस मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा बताइए, जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, क्या इसके अलावा और प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। इनको स्टैंडर्ड प्रोसेसेस कहते हैं, बाकी सारे प्रोसेसेस तो अरबों खरबों करोड़ों लाखों कुछ भी हो सकते हैं। उन सभी प्रोसेसेस को बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक मिनट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब है कि ये जो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, इनको छोड़ के बाकी सब प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, आइसोथर्मल में क्या P प्रोपोर्शनल टू 1/d बोलते हैं?
आइसोबारिक में प्रेशर को कांस्टेंट बोलते हैं, आइसोटोरिक में वॉल्यूम को कांस्टेंट बोलते हैं, एडियाबैटिक में पीवी गामा बराबर कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप देख पा रहे हो हर प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये हम लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या रिलेशन है भाई। बड़ा जरूरी है कि गैस किस तरह से उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल रहा है। इधर बिल्कुल ध्यान देना, इधर ध्यान देना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ध्यान से सुनिए, क्या इसके अंदर भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल रहा होगा? भाई सिलेंडर में गैस भर दिया और इन चार के अलावा कोई पांचवा प्रोसेस कर दिया, वहां प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल रहा होगा? अरे बोलो ना, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है P इंटू वी की पावर n बराबर कांस्टेंट। क्या बेटा? P इंटू वी की पावर n, जैसे मसला है P इंटू वी की पावर 2 बराबर कांस्टेंट, P इंटू वी की पावर 5 बराबर कांस्टेंट, P की पावर 2 वी की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, या 9 बराबर कांस्टेंट, कुछ भी दे देगा। ऐसा होगा रूट P इंटू 1 बाई वी बराबर कांस्टेंट। कोई ना कोई रिलेशन होगा। गैस पर आपने ऐसा प्रोसेस किया, प्रेशर, वॉल्यूम का रिलेशन मैंने इस तरह का आ रहा है जो कि उनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है। इस सभी प्रोसेसेस को मिला के पॉलीट्रॉपिक ही बोलते हैं। अगर मुझसे बोले यार इसमें n की वैल्यू इस फॉर्मेट में अगर बदलना है तो n की वैल्यू तो बोलेंगे 2, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 9 नहीं होगा, p की पावर 1 होना चाहिए। तो बोलेंगे एक काम करो ना, n बताना है सर, वेरी इजी, पावर में 2 से 2 डिवाइड कर दो ना, 2 बाई 2 1, 9 बाई 2। हम बोलेंगे सर n की वैल्यू 9 बाई 2। ऐसा मैंने मान लिया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से रिलेशन है। लेट अस सपोज यहां बोलेगा यार n की वैल्यू बताना, तो बोलेंगे देखो p की पावर 1 बाई 2, v की पावर -1 बराबर कांस्टेंट, पावर में 1 बाई 2 डिवाइड कर दो, 1 बाई 2 डिवाइड करेंगे 2 पर चला जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो 2 पर जाएगा, -2 ही तो आएगा n की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने ऐसा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन समझ लिया। हम लोग क्या होता बेटा, इस प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस में निकालते हैं। व्हाई वी इंटरेस्टेड इन मोलर हीट कैपेसिटी इन दिस प्रोसेस? बिकॉज इस प्रोसेस में जैसे बोलेगा हीट एनर्जी कितना मिला, तो आप बोलोगे हीट एनर्जी कितना मिला, तो डेल्टा Q इक्वल टू NC डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी क्या लेंगे, ना तो आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, ना आइसोथर्मल है, ना एडियाबैटिक है। तो बोलेंगे यार कोई तो प्रोसेस होगा उसमें C अपना कुछ होगा। गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पर डिपेंड करती है, कुछ तो होगा। तो बोलेंगे जब तक जानोगे नहीं तब तक डेल्टा Q नहीं निकलेगा। डेल्टा U कितना होगा, तो हाँ डेल्टा U तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, NCV डेल्टा T होता है, वो तो प्रोसेस पर ही नहीं डिपेंड करता, लेकिन डेल्टा Q के लिए C चाहिए ना। अरे बोल दो ना। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर बेटा कभी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी पूछे, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया अगर मैं बता दूंगा तो आप अभी कभी संन्यास ले लेंगे। अब नहीं करना, अब नहीं करना, अगर ऐसे होता तो नहीं करना, अब हम छोड़ रहे हैं। अब इसको याद कर जाओ, CV प्लस R/1 माइनस ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, और C निकल जाने के बाद तो डेल्टा Q निकल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा कितना हीट मिला, बस NC डेल्टा T का क्वेश्चन आ रहा है। बोलो 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 सोनी दीदी कहाँ से आया, बोलो बोलो एक बार बोलो जरा। तुमने जैसे ही बोला बस सिलेंडर बस तैयार हो जाएगी, वो जाएगी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तुम पढ़ा सोनी दीदी को या फोन करके बाहर गए थे, तुमको पिटवाई थी 10-12 मिनट कराटे करने वाली थी। सो दीदी तुमने कराटे क्यों कर रहे हो भाई? एक बहुत अच्छा कराटे जानती है। अरे है? अरे दीदी CP यहाँ डिफाइंड होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में CP डिफाइंड होता है। हर प्रोसेस का अपना एक मोलर हीट कैपेसिटी होता है।
लेकिन इंटरनली में चेंज ओनली सीवी पर डिपेंड करता है, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो। तो सर यहाँ पे फिर जैसे डायटोमिक गैस होगी फिर उसका ले लेंगे। उसका अपना सी होगा। अब डायटोमिक गैस पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, सी निकालो, सीवी की वैल्यू जानते हैं R अपॉन n, n देखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम में कैसा वेरिएशन है, पावर में वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा है कर देंगे। जैसे मान लो बेटा, ओ चाचा देखो, मान लो बेटा मुझसे बोले कोई एक प्रोसेस है, मान लो PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, बोले फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी इन दिस प्रोसेस। कैसे फाइंड करेगा? अभी डायटोमिक गैस है, मान लो एक डायटोमिक गैस में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ, किया गया, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन मिला। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी? तो बोलेंगे सर देखो C का फॉर्मूला होता है Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ध्यान दो इधर, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस का Cv होता है 5R/2 प्लस R n। हाँ माइनस क्यों आता है? बोलो बोलो क्यों आता है? हो गया, n की वैल्यू 2, 5R/2 माइनस R, अरे तो सॉल्व तो करो पूरा, 3R/2। मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस में 3R/2 है। हो गया, दे दो यहाँ। कहाँ क्वेश्चन दिक्कत मिला? हो गया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की सेवा में है ना। हाँ मिल गया ये, मिटा दो बेटा। बेवकूफ लड़की, मोलर हीट कैपेसिटी Cv के टर्म्स में लिखे तो R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। Cv की वैल्यू बताया तो R अपॉन गामा माइनस 1। अगर कहीं पर तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ऐसे दे दे तो तुम बेटा वहीं पर ना, मतलब जान दे देना वहीं पे कि Cv की वैल्यू अगर R/γ-1 देते हैं तो बस वहीं पे जान ले लेना। बुलाए भगवान ये क्या हो गया, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। एक ही बात है यार, Cv की वैल्यू R/γ-1 रहेगा। हाँ भाई देखिए, आओ अमित जी पूछिए ना, पूछना है आपको, बस अभी एक जरा मिटा दो। चलो बेटा, ए चाचा, हाँ ठीक। अच्छा मेरे पास सवाल एक आया है, सवाल एक आया बेटा, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस which of the following velocity, which of the following velocity average cannot be zero, यानी एवरेज उसका जीरो तो हो ही नहीं सकता है। और हमारे सामने ऑप्शन है पहला, एवरेज ऑफ द v, इसको एवरेज बोलते हैं बेटा, एवरेज की साइन है, एवरेज ऑफ द v की पावर 4, एवरेज ऑफ द v क्यूब और एवरेज ऑफ द v5। इसका एवरेज जीरो नहीं हो सकता है। हाँ मैं हूं ना। अच्छा सुनिए, एक मिनट, अरे भाई चाचा, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, हाथ छोड़ो, ऊपर देखो, मुंडी पर करो, मुंडी पर, मतलब पेन छोड़ो, पेन को जो हाथ लगा रखे हो हाथ छोड़ दो। हाँ चलो ध्यान से, आराम से यार, चलो
शब्दों को तोड़ मोड़ करके कभी मेरे सोचना, कभी कभी मेरा टंग अप स्लिप हो जाता है, उसे माइंड नहीं करते हैं। आज स्लिप ऑफ टंग बात देखी है, दोनों हालातों में स्लिप कौन करेगा? टंग। छुरा चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरे पे गिरे, कट्टा कौन है? खरबूजा। तो छुरा, छोड़ा यार, छुरा खरबूजा, ये क्या कर रहा हूँ बेटा? चलो बात करते हैं। मेरी बात सुन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन बोले एक आइडियल गैस कंटेनर में भरा हुआ है और अगर आपसे पूछ ले एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्या जवाब देंगे? बताइए, एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगा कभी? अंडर रूट आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 3RT अपॉन है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना? इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। ये टेक्निकल एरर करते हैं हम लोग। दरअसल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो अंडर रूट 8RT/पाई है। एक हो गया तुम्हारा, मैं बोल लूं? अगर कभी मुझसे बोले एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं दूंगा आंसर 0। दरअसल क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलते हैं अंडर रूट 8RT/पाई है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दरअसल क्या होता है बेटा, इसमें कोई एक वेलोसिटी इधर जा रहा होता तो कोई ना कोई पार्टिकल इधर जरूर मिलेगा, एक पार्टिकल इधर जा रहा था तो कोई ना कोई इधर मिलेगा, एक पार्टिकल अगर इधर जा रहा तो कोई ना कोई इधर मिलेगा। इन सभी का वेक्टर सम विल बी 0, क्योंकि इस वेलोसिटी का अपोजिट रैंडम मोशन जब भी होता बेटा, तो इनका टोटल रिजल्टेंट हम 0 लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, ये मैंने एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो पहली पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर सम चल रहा है अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वेक्टर सम विल बी 0। अगर मैं बोलूं ये 2 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी लिखूंगा मैं 2 मीटर पर सेकेंड प्लस में, तो ये वाली वेलोसिटी मेरे को माइनस में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अपोजिट है, अपने आप कट जाता है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, एवरेज स्पीड विल बी अंडर रूट 8RT/पाई है। बोलो दिमाग में गया? अब यहाँ पर बेटे ये क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी बहुत लोग बोलते हैं अंडर रूट 8, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है। स्पीड बोलते हैं तो भाई 2 और 2 4 जोड़ देते हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं तो घटाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बेटा जरा ध्यान सुनिए, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी एवरेज, यानी स्पीड एवरेज नहीं लिखा, वेलोसिटी एवरेज कैन नॉट बी 0। अब इसका मतलब सुनिए, एवरेज ऑफ द v का मतलब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, इसका मतलब v का पावर 1 है और फिर उसकी एवरेज निकालनी है। तो यहां पर बेटा ये 0 आ सकेगा, बल्कि आएगा ही आएगा 0, ये 0 आएगा ही आएगा। v की पावर 3, बताओ -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है। इसमें जो प्लस का क्यूब है पावर में 3 है, +1 का होल क्यूब भी प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं -1 का होल क्यूब तो -1 आ जाएगा, दैट्स वाई यहां भी 0 हो जाएगा। v की पावर 5 ऑड नंबर है पावर में, फिर से माइनस और प्लस सब आएंगे यहाँ पर, इनका भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये पावर में 4 है, ये हमेशा प्लस कर देगा, -1 की पावर 4 +1, -2 की पावर 4 +16, सबको ये प्लस कर देगा, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा। इसलिए आंसर इज सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई? आ जाता है इसमें कौन सा सवाल है? K2 क्या बोला? K2 अच्छा K2 मिटा दे बेटा ये। देखिए बेटा प्लीज शांत। अगला सवाल है बेटा, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ अ डायटोमिक गैस टू बी कांस्टेंट, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल। अच्छा बेटा जो क्वेश्चन लिखा है वो मैं
यहां पर लिख दे रहा हूं, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स of a diatomic gas, बेटा सन, diatomic gas to be constant, ध्यान से सुनिएगा बेटा, its specific heat capacity, ध्यान दीजिएगा, its specific heat at constant volume per mole, यहाँ पे लिखा है ग्राम मोल इज। अब देखिए जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैंने बोर्ड पे लिखा है, ताकि जो ना पढ़ने वाले वो भी कम से कम एक बार बोर्ड पे तो देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। 5r/2, 3r/2, c है r, लास्ट है 1/2r। मुझसे बोला इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ध्यान दो इधर। सबसे पहली बात तो बेटा, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ अ डायटोमिक गैस कांस्टेंट है, मतलब बेटा गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। गैस का वॉल्यूम, भाई जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। अब कहता है इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक हीट पूछा है, पहले वी नो मोलर हीट कैपेसिटी, वी नो दैट कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस इज 5r/2, क्या जानते हैं। बट ये तो मोलर हीट कैपेसिटी है, पूछा क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल में। अच्छा डू यू नो C बराबर होता है ms, ठीक है, बराबर होगा 5r/2, ठीक, पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा। पर मोल का मतलब हमें जो निकालना है क्वांटिटी वो n से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे पर मोल का मतलब n से डिवाइड करना, ये निकालना है ना। पर मोल का मतलब क्या हुआ, लेट अस सपोज द गैस में नंबर ऑफ मोल इज n, तो n से डिवाइड करना है। ये क्वांटिटी Sv/n मुझे निकालना है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल हमें निकालना है, m से डिवाइड जाएगा 5r/2 स्मॉल n इनटू कैपिटल N। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर ये क्या वैल्यू बनेगा, और मुझे इस तरह का ऑप्शन दे रखा है, कौन सा गैस है भाई, नहीं मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही नहीं है ना। पर मोल का मतलब होता है मोल से डिवाइड करना है, इसको बड़ा कंफ्यूजन है पर मोल में पर ग्राम, पर मोल, बस इतना ही है। ऑप्शन कैसे देंगे भाई। अच्छा मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट ऑफ द गैस आ जाएगा ना। अब वेट तो गिवन ही नहीं है, वेट तो गिवन ही नहीं है। आंसर क्या दिया है, ये दिया सर 5/2। हाँ बेटा इसका तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो CV है वो 5r/2 होता है डायटोमिक का, और C बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मोल का रखते हैं, इसे डिवाइड कर दिया, Sv/n निकाल दिया। यही पूछा है, इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल, यानी n से डिवाइड करो, तो 5r/2 n इनटू m, ये वेट ऑफ द गैस होता है ना। अब वेट ऑफ द गैस हमारे पास है ही नहीं, यहाँ वेट ऑफ द गैस होता है, ये वेट नहीं दिया बेटा, या तो 1 ग्राम ऑफ द वेट देना पड़ेगा गैस का, तब ये आंसर आ जाएगा 5r/2। आंसर देखो तो जरा कितना दिया है, अरे आंसर ये दिया है ना। अब इसका मतलब 1 ग्राम होना चाहिए, सपोज दैट देन इट्स स्पेसिफिक ऑफ 1 ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, कब आंसर आएगा। हाँ जी बोलिए। 24 पीछे चले जाए, पेज नंबर 2.14। ये बेचारा बहुत दिन से पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना बेटा।
सिर्फ जान दिए हुए था। चलिए बेटा, ये सवाल हम लोग बनाते हैं। सवाल बनाना तो एक पहाड़ जैसा काम है, सवाल बनाने में मन का लगता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, ये सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, सुनिए प्लीज। अरे चाचा सुनो, अरे चाचा सुनो, बात नहीं। अच्छा देखो, 2 ग्लास नहीं, अब कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन दिखा नहीं रहा हूं इसलिए सुनिए, पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं। कहता है एक कंटेनर है 30 लीटर, इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस, इसमें आपने आइडियल गैस भर दिया है भाई प्लीज, और इसमें बोलता है प्रेशर इज 1 atm, 1 atm प्रेशर है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 केल्विन। सही लिखा बेटा। फिर बोलता है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। ओके, क्वेश्चन समझना, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, सम ऑफ द गैस इज अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर से कुछ गैस को अलाउ किया कि निकल जाओ, कुछ गैस लीक कर रहा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो लीक कर गया। सुनो ध्यान से, ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस टू 0.78 atm, जिसके कारण ये गैस जब लीक हुआ तो प्रेशर 0.78 atm हो गया। चाचा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। If the density of gas at NTP पर डेंसिटी दिया 1.3 ग्राम पर लीटर, at NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेंसिटी इतना है, तो बोलता बेटा फाइंड द मास ऑफ द गैस रिमेनिंग, फाइंड द मास ऑफ गैस रिमेनिंग, कंटेनर में कितना गैस का मास बचेगा, ये सवाल है। और ये सवाल मैं कैसे बनाऊंगा आप सभी लोग ध्यान से देखें प्लीज। आप बनाएंगे क्या? पहले आप लोग ट्राई करेंगे। अच्छा तो करिए, चलो अच्छा लगा, ट्राई करो भाई, इस सवाल को ट्राई करो। याद रखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, PV इक्वल टू nRT में V फिक्स है, T फिक्स है, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर, सॉरी P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल कर लो, आंसर आ जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल कर लो पहले और आंसर आ जाएगा। चाचा बातें नहीं, चाचा बातें। हाँ बोलो बोलो। अरे वाह वेरी गुड, सर आ गया, मिला दिया सोनी दीदी ने आंसर। अच्छा मैच नहीं करा, अरे चलो मैं बनाता हूँ। मान लीजिए बेटा यहाँ पर बोलता है कितना गैस बचेगा, मुंडी को ऊपर कर लेते बेटा, मुंडी को ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन से सोचेंगे PV इक्वल टू nRT, क्या R कांस्टेंट है? यस। अच्छा देखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है? यस। अच्छा बेटा कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है ना? अरे कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स है ना, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। एक मिनट जरा मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। अगर मैं इसे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोलूं तो मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो फिक्स,
अरे यार, अच्छा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ P1 अपॉन P2 बराबर इनिशियल वेट अपॉन फाइनल वेट इन द कंटेनर, यही मतलब हुआ ना। हमें W2 निकालना है, इनिशियल प्रेशर कितना बेटा देखो जरा 180 है, 1 रखेंगे। फाइनल प्रेशर कितना है, इनिशियल वेट कितना है, एक सेकंड, 1 लीटर में 1.3 ग्राम, 30 लीटर में कितना, एनटी नंबर है, यानी 1 एनटी का प्रेशर जब कितना तब ये बात करेंगे। तो बताओ 1 लीटर में इतना ग्राम, 30 लीटर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 0 उड़ जाएगा, 39 आ जाएगा, 33 का 39 होता है, समझ में आ रहा है। तो 39 अपॉन W2, तो W2 इक्वल टू आएगा 39 इंटू 0.78, और अब हम मिलाते हैं, आंसर कितना आएगा 30.4, तो सही है आंसर। हाँ, इसका आंसर होगा 30.4 ग्राम, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, दिस इज द आंसर। ठीक, हाँ अरे बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हाजिर है, शांत रहिएगा, मिटा दे। बहुत लोग बेचारों को पता ही नहीं पड़ा क्या है कहानी, वो सो गई, हाँ ठीक, थपकी दे देना, जैसे ऐसे हीट वगैरह थपकी देना, हाँ ये सो जाए। अरे अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। सही है, एक आध दिन ले लो, ना क्या करना है, मगर अबे यार, मगर ये टीचर सोने भी नहीं देता ठीक से, मिटा दे बेटा, मिटा दे, बहुत ही आराम है। हाँ भाई देखो, चाचा ध्यान देना, चाचा, हाँ बोलो बोलो सिर्जन दीदी बोलो, दिल्ली पुलिस हाजिर है ना, हाँ 51। अच्छा बेटा देखो, सिर्जन दीदी के सवाल फिर से आ गए आप लोगों के सामने, देखिए बोलता है 11 ग्राम ऑफ CO2 heated at constant pressure, heated at constant pressure from, भैया शांत रहना प्लीज, heated at constant pressure from 27 degree Celsius to 227 degree Celsius, then find heat absorbed। देखो ये क्वेश्चन आया है, और इसमें सृजन दीदी कार से घूम गया। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ बेटा, कौन सा प्रोसेस है जरा देखना, आइसोबारिक। अच्छा आइसोबारिक में हीट एब्जॉर्ब कितना पूछ रहा है, तो क्या डेल्टा Q बराबर NCP डेल्टा T लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल कितना होता है, वेट अपॉन 11 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, ग्राम ग्राम दोनों बढ़ जाएगा। Cp कौन सा गैस है, लीनियर डायटोमिक, यानी लाइक डायटोमिक 7R/2, और डेल्टा T 227 और 27 का डिफरेंस 200 आएगा। और ये सवाल सृजन दीदी ने, कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ अभी क्या है, 7R × 225। एक मिनट भैया प्लीज, सॉरी, आंसर दिया है कैलोरी के अंदर, R/2 कैलोरी। अरे भाई शांत, कैलोरी, आंसर क्या दिया है, कैसे, जान लूंगा तेरी
हाई टेम्परेचर को तब लेते हैं बेटा ऊपर से पागल। अरे भाई थर्ड टॉपिक लीनियर भाई अरे नहीं नहीं अरे CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करो 5 होता है भाई। इन्होंने ये थ्योरी के अकॉर्डिंगली आंसर बना दिया है। आप एक काम करो ना गूगल करो चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द CO2 देखना बेटा देखो जरा गूगल करो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 बताओ जरा 5 नहीं है क्या देखो जरा। अरे चाचा प्लीज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 अरे भाई प्लीज कितने लोग चला रहे हैं सबने वाईफाई यहाँ का उड़ा रखा है। चलो रहने दो तुम लोग से नहीं हो पा रहा। अरे रहने दो नहीं छोड़ CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 क्या दिखा जब मोबाइल में आ रहा है 5 है ना देखो उसने CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बताया दिखा भाई दिखा देखो ए हमारे यहाँ बैल भी तो पढ़ते हैं देखो द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 5 बेटा यहाँ 5 भी है 4 भी ऑप्शन आंसर 5 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नहीं 4 होगा बे CO2 का अबे 3 को ट्रांसलेशन वैसे ही रोटेशन तो होगा ना देखा पहले बुद्धि सही बना रहा रोटेशन होता है। हाँ भाई क्या बोली आज सब्जेक्ट में नहीं है फिर भी ग्लोबल काम नहीं करता। हाँ अच्छा यही क्वेश्चन है तो ढूंढ के देख नहीं पाएंगे ना आप देख लेना। चलो अगला सवाल बनाते बेटा चलिए चाचा बातें नहीं बेटा बातें नहीं ध्यान दीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं और मैं दे रहा हूं सवाल बेटा अच्छा बेटा मैं सवाल बनवा रहा हूं जरा बनाइएगा आप सभी लोग बेटा प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए लिखिए तो जरा क्वेश्चन ये AIPMT 2010 में पूछा था क्वेश्चन लिखिए अरे प्लीज ये AIPMT 2010 में पूछा था क्वेश्चन लिखिए A monatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 और पावर में TH लगा दो ऐसे क्या रे मुझे मालूम था 1/8 of its original volume 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? 32 What is the final pressure of the gas? ये बेटा मोनोएटॉमिक गैस है गाड़ी बना रही है क्या सो गए बना रही हो या सो रही हो
गूगल पे भी 450 आ रहा है, गूगल पे छोड़ दो। दूसरा आंसर देखो, 9/2 क्यों लिखेंगे, 9 क्यों लेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर रहे हैं क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करते हैं तब वाइब्रेशन वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशन। 5 और 2 7, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ले रहे हैं क्या? चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, मोनोएटॉमिक गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है और 1/8 वॉल्यूम तक कंप्रेस कर दिया गया। इसको बनाएंगे PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे बनाएंगे P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल और गामा कितना, मोनोएटॉमिक का गामा कितना होता है 5/3। फाइनल प्रेशर निकाला और फाइनली वॉल्यूम कंप्रेस होकर कितना हो गया 1/8, यानी V1/8 ऑफ द इनिशियल है ना 5/। अच्छा बेटा एक बात तो क्लियर है कि V1 से V1 की पावर 5/3 कट जाए, यहाँ P1 P2 और देखिए 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 होता है इंटू 5/3, 3 से 3 कट गया और 2 की पावर 5 कितना होगा 32, तो P2 बराबर होगा 32 P1। नीचे ऊपर आ गया। अगला सवाल बता रहे हैं कि इससे पहले वाला जो आंसर 350 कैलोरी आया था वो 450 कैलोरी ही ले रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि सर जो वहां पर mCp डेल्टा टी लगाया था वो Cp9 ले रहे हैं, Cv7 ले रहे हैं और Cp9 ले रहे हैं। और Cv7 का मतलब होता है बेटा, सुनिए हम लोग जानते हैं FR/2 होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना 7R/2 ले रहे हैं और R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ले रहे हैं। और 7 जो है वो तब होता बेटा जब उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करते हैं। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 लेते हैं वाइब्रेशन की वजह से, इसलिए 5 और 2 7 ले रहे हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि 27 से 227 गया है, ये शायद चेंज बड़ा चेंज, लेकिन हम लोग कैसे सोचे कि हाई टेम्परेचर लेना है। और वैसे क्वेश्चन में बोलता है CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 7 दे रहे हैं तब ना बना रहे हैं, फिर ये कंफ्यूजन है क्वेश्चन का। अच्छा ये बता रहा है कि इसमें भी इस बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन है ना। चलो अगला सवाल बनाते हैं बच्चों, चलो हाँ हाँ कार्बोन है ना, जरा कार्बोन एंट्रोपी वाला सवाल नहीं करना, एंट्रोपी नहीं से खत्म हो गया। चलिए बेटा एक क्वेश्चन बनाइए सभी लोग। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है नीट 2013 का, ये क्वेश्चन है नीट 2013। नीट 2013 का ये सवाल है। देखिए बेटा प्लीज, चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला आप अटेम्प्ट लेना, ठीक है? दो में सवाल बना लोगे? क्वेश्चन है, लिखिए पहले, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, during an adiabatic process the pressure depends upon temperature as, the pressure depends upon temperature as, और ये लिखिए P proportional to T की पावर 3, P proportional to T की पावर 3, then find the ratio of Cp and Cv। बेटा Cp अपॉन Cv बताना है रेशियो, जल्दी बनाओ जी, -2 तो पॉसिबल ही नहीं है।
3/2 सोच लो। तो यहाँ पर सेजा ने इस सवाल को बना दिया है। देखिए और कितने नोट बनाया, हाथ उठाओ बेटा जिसने इस सवाल को बनाया। पूरी क्लास बैग है, एक सेजा को छोड़कर पूरी क्लास खतरनाक बैठी हुई है, किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है और लेटा हुआ है, सोए हुए हैं, फैले हुए हैं, हम बगल 3/2 कितना बनाया, रेज योर हैंड। चलो कम से कम 3-4 हाथ तो दिखता है। कैसे बनाएंगे, p प्रपोर्शन टू t की पावर 3 है, क्या p इंटू t की पावर -3 हो जाएगा कांस्टेंट। अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताओ आराम से। p इंटू t की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन। कंपेयर करो p की पावर 1 p की पावर 1, ठीक है, t की पावर -3 और t की पावर गामा माइनस गामा पर माइनस, इसको इक्वेट करेंगे तो -3 इक्वल टू होगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 गामा इक्वल टू गामा, 3 उधर जाएगा ये इधर आएगा, 3 गामा में से गामा जाएगा 2 गामा इक्वल टू 3। और यह सवाल एक रॉकेट साइंस वाला सवाल था, है ना। यह सवाल एक रॉकेट, देखो पीछे के दो जो है वो बंदर सोए हुए हैं क्योंकि उन्हें नीट 2013 सुनकर के कान नहीं खड़ा कर दिया, हम लोग को भी देना पड़ेगा। चलो बेटा ठीक है, आ चलिए। और सुनिए, कल क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिएगा, कुछ मैं अपने तरफ से करा दूंगा और उसके बाद कल से ही ट्रांसफर शुरू कर देंगे, ठीक है।